सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 11 के केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स में गति के नियम पाठ को शुरू करेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 12 की ओर बढ़ते हुए केमिस्ट्री में रासायनिक बल गतिकी के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे और फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एपिसोड देख लेने के बाद आप सभी इन पाठ को अपने किताब से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती जब तक आप घर पे खुद से अपने किताब से पढ़ाई ना करें और किताब में दिए गए सवालों को ना बनाएं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना भाग 4। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी वेस्पर थ्योरी। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के अनुसार यह विधि सर्वप्रथम 1940 में सिज्विक और पॉवेल ने परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के आधार पर प्रतिपादित की थी। VSEPR सिद्धांत की मूलभूत धारणाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर अणु की आकृति निर्भर करती है। दूसरा, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन अभ्र पर ऋणात्मक आवेश होता है। तीसरा, यह इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसमें प्रतिकर्षण कम से कम हो और दूरी अधिकतम हो। बहुआबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड को एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म को सुपर युग्म समझा जाता है। पांचवा, यदि अणु को 2 या अधिक अनुनाद संरचनाओं यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से दर्शाया जाए तो यह मॉडल प्रत्येक संरचना पर लागू हो सकता है। आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया किस क्रम से घटती है। एकाकी युग्म को हम लोन पेयर भी कहते हैं और आबंधी युग्म को हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं। लोन पेयर हमेशा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। VSEPR मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृति को पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला, वह अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है। दूसरा, वो अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से ज्यादा लोन पेयर
उपस्थित होते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ ज्यामितियों को इलेक्ट्रॉन की संख्या के बलबूते पर। एकाकी युग्महरित केंद्रित परमाणु युक्त अणुओं की ज्यामिति इस प्रकार है। कृपया आप एनसीईआरटी की हिंदी की बुक में इस टेबल को जरूर देखें अथवा याद करें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 है। उसी हिसाब से 2 का आणविक ज्यामिति रेखीय यानी लीनियर है। 3 की ज्यामिति त्रिकोणीय समतली यानी ट्राइगोनल प्लेनर है। 4 की ज्यामिति चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल है। 5 की ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिड यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और 6 की ज्यामिति अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल है। इनके एग्जाम्पल भी साथ के साथ हमने देख लिए हैं। आइए पढ़ते हैं दूसरी टेबल को, जिसमें कुछ सरल अणुओं आयनों की आकृतियां जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। अणु के प्रकार इस प्रकार हैं: Ab2e, Ab3e, Ab2e2, Ab4e, Ab3e2, Ab5e, Ab4e2। Ab2e की आकृति मुड़ी हुई यानी बेंड शेप की है। Ab3e की आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी यानी ट्राइगोनल पिरामिडल है। Ab2e2 की मुड़ी हुई है। Ab4e की आकृति ढैकुली है। Ab3e2 की आकृति T आकृति यानी T शेप की है। Ab5e की आकृति वर्ग पिरामिडी है। Ab4e2 की आकृति वर्ग समतली है। आइए एक और टेबल को पढ़ते हैं, जिसमें आबंधी युग्म तथा एकाकी युग्म वाले कुछ अणुओं की आकृति दी हुई है। Ab2e की आकृति मुड़ी हुई है, जिसमें एग्जाम्पल SO2 दे रखा है। Ab3 की आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी है, जिसका एग्जाम्पल NH3 है। Ab2e2 की आकृति मुड़ी हुई है, जिसका एग्जाम्पल H2O है। इस वीडियो में हम सब ने सीखा संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत को। यहाँ पर आपको सारी आकृतियां और ज्यामितियां याद करनी है। कृपया उसे अपनी पुस्तक में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सब सीखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेलो दोस्तों, आज भी हम गति के नियम अध्याय को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हम गति के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण पढ़े थे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसी कण की साम्यावस्था के बारे में और उसके बाद यांत्रिकी में सामान्य बल जानेंगे। तो आइए अपने पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं, किसी कण की साम्यावस्था के बारे में। साम्यावस्था को हम संतुलन भी कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कुल बल का मान 0 है तो वस्तु की इस स्थिति को साम्यावस्था कहते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों, लेकिन वो इस प्रकार से कार्यरत हों कि वो एक दूसरे को निरस्त कर दे और वस्तु पर कुल बल का मान 0 हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई 3 संगामी बल है, F1, F2 और F3। साम्यावस्था के परिभाषा से हम जान चुके हैं कि साम्यावस्था में होने के लिए किसी वस्तु पर कुल बल का मान 0 होता है। इस अनुसार साम्यावस्था के लिए इन तीनों बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। इस प्रकार F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0 होगा। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें।
आइए जानते हैं साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं। साम्यावस्था 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अस्थायी साम्यावस्था, उसके बाद अस्थायी साम्यावस्था और उसके बाद उदासीन साम्यावस्था। अब हम तीनों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अस्थायी साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। अस्थायी साम्यावस्था किसे कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था को इंग्लिश में स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी वस्तु को इसकी साम्यावस्था से थोड़ा विस्थापित किया जाए और वस्तु पर लगने वाला बल इसे पुनः वापस इसकी साम्यावस्था में ले आता है, तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी संतुलन या साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु की ऊर्जा न्यूनतम होती है। आइए जानते हैं अस्थायी साम्यावस्था के बारे में। अस्थायी साम्यावस्था को इंग्लिश में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी पिंड की इसकी साम्यावस्था से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और वस्तु पुनः साम्यावस्था बिंदु पर न आकर इससे दूर जाने का प्रयास करे, तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी संतुलन या साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में पिंड की या वस्तु की ऊर्जा अधिकतम होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं उदासीन साम्यावस्था के बारे में, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी पिंड को इसकी साम्यावस्था से विस्थापित किया जाए और वस्तु पर नई स्थिति पर भी किसी प्रकार का कोई बल कार्य न करे, अर्थात वस्तु नई स्थिति पर भी संतुलित अवस्था में रहे, वस्तु की ऐसी अवस्था को उदासीन साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात समान बनी रहती है। जैसा कि हमने चित्र में देखा कि वस्तु को विस्थापित करने पर यह न तो मूल अवस्था में आता है और न इससे दूर जाता है, यह अपनी नई अवस्था में बना रहता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले विषय, यांत्रिकी में सामान्य बल। यांत्रिकी में हमारा सामना कई प्रकार के बलों से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सर्वव्यापक है। पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व बल का अनुभव करती है। यांत्रिकी में सामान्यतः आने वाले सभी बल संपर्क बल हैं, जैसे कमानी बल, चित्र में देख रहे हैं, घर्षण बल, तनाव बल इत्यादि। तो आइए बढ़ते हैं अगले विषय पर, जिसका नाम है कमानी बल, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। कमानी बल कमानी के संपीड़न और विस्तारण का विरोध करता है। यह बल सिर्फ कमानी के विस्थापन पर निर्भर है। दोस्तों, कमानी बल का फॉर्मूला होगा F बराबर -kx। इसे आप अपने कॉपी में लिख ले, जहां k कमानी स्थिरांक है, जो कमानी का एक गुण है, और x विस्थापन है। बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है, इसलिए -x फॉर्मूला में लगा हुआ है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तनाव के बारे में। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। तनाव का तात्पर्य उस बल से है जो किसी रस्सी के सिरों पर लगाए गए बल के कारण रस्सी में उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए चित्र को देखिए। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। आइए घर्षण का परिभाषा जानते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है
तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण बल, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, उसका परिभाषा जानते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है फिर भी वस्तु गति नहीं करती है, तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के लिए चित्र से समझते हैं। याद रखें कि यदि बल का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए और जब तक वस्तु गति शुरू नहीं कर दे तब तक उस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्यरत रहता है। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं गतिज घर्षण के बारे में। गतिज घर्षण को इंग्लिश में काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वह धीरे धीरे गति करने लगती है। जब वस्तु गति करना शुरू कर दे तो उसके सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे गतिज घर्षण बल कार्य कहते हैं। आइए इसे चित्र से समझते हैं। गतिज घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो। गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं लोटनिक घर्षण बल के बारे में। इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान फिसलन घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। घर्षण बल से लाभ और हानि। दोस्तों, घर्षण बल से लाभ यह है कि हम घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर बिना फिसले चल सकते हैं। सभी वाहनों में ब्रेक घर्षण बल के कारण ही लगता है। घर्षण बल से हानि यह है कि घर्षण के कारण ही मशीनों में ऊर्जा के कुछ भाग की हानि और मशीनों में टूट फूट होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम किसी कण की साम्यावस्था के बारे में जाना और उसके बाद यांत्रिकी में सामान्य बल के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तुल मतलब वृत्तीय गति को पढ़ेंगे और उसके बाद यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना जानेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक आप अपने एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान की पुस्तक से पढ़ाई करें। धन्यवाद।
Tele Covid ka na niya. Dia kata alim. डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण से। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो कि जीवित पौधों और जानवरों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये वास्तव में उच्च आणविक द्रव्यमान के प्रोटीन अणु होते हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। सर्वोत्तम दक्षता। एंजाइम का एक अणु अभिक्रियक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। उच्च विशिष्ट प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है, अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इष्टतम ताप पर सर्वाधिक सक्रिय। और आखिरी अभिलक्षण है इष्टतम पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय। ये एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण हैं। आप इनको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। और कुछ अन्य अभिलक्षण भी हैं, उनको आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अब बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में। एंजाइम उत्प्रेरण में एक क्रियाधार होता है जिसे हम अभिक्रियक भी कहते हैं, और चित्र में जहां पर S लिखा हुआ है वह क्रियाधार है। जो एंजाइम होता है वो हमारा उत्प्रेरक होता है, उसको हमने E से लिखा हुआ है। क्रियाधार पर एक सक्रिय सतह होती है। जो एंजाइम होता है वो उस सक्रिय सतह पर बैठ जाता है।
सक्रिय सतह पर बैठने के बाद हमें एक एंजाइम क्रियाधार संकुल मिलता है। यह संकुल अस्थिर होता है और इसके कारण क्या होता है, जो एंजाइम है वो उस संकुल को तोड़कर बाहर निकल आता है और हमें उत्पाद मिल जाता है और एंजाइम हमारा बिना किसी बदलाव के हमें वापस मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं उद्योगों में उत्प्रेरण। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 3 ऐसे उद्योग हैं जहां पर उत्प्रेरण का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जो है वो है अमोनिया उत्पादन के लिए हाबर प्रक्रम। हाबर प्रक्रम में मोलिब्डेनम का इस्तेमाल होता है उत्प्रेरण के रूप में। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रम में। इसमें प्लैटिनीकृत एस्बेस्टोस का इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो है वो है संस्पर्श प्रक्रम, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें प्लैटिनीकृत एस्बेस्टोस या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बात करते हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में एक दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहता है, जिसे परिक्षेपित माध्यम कहते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडों के वर्गीकरण के बारे में। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण। हम एक एक करके इन तीनों वर्गीकरणों की बात करते हैं। पहला जो है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, उसके लिए एक टेबल है, आपको इस टेबल को याद करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के बारे में दिया हुआ है। वो ठोस, द्रव और गैस हो सकती हैं और उस आधार पर हमने कोलाइड का प्रकार निर्धारित किया है। जब ठोस ठोस होता है तो उसे हम ठोस सॉल कहते हैं। जब ठोस द्रव होता है उसे हम सॉल कहते हैं। जब ठोस गैस होता है उसे हम एरोसॉल कहते हैं। जब द्रव ठोस होता है उसे हम जेल कहते हैं। जब द्रव द्रव होता है उसे हम इमल्शन कहते हैं या फिर पायस भी कहते हैं उसे। जब द्रव गैस होता है उसे हम एरोसॉल कहते हैं। गैस और ठोस होता है उसे हम ठोस सॉल कहते हैं। और जब गैस द्रव होता है उसे हम फोम कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी है, वो आप देख लीजिए और इस पूरे टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब बात करते हैं अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं द्रवरागी कोलाइड के बारे में। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर आदि जैसे पदार्थों को एक उपयुक्त तरल के साथ मिलाकर सीधे ही प्राप्त होने वाले कोलाइडी सॉल द्रवरागी कोलाइड कहलाते हैं। ये उत्क्रमणीय सॉल होते हैं और पर्याप्त स्थायी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं द्रव विरागी कोलाइड के बारे में। धातु, उनके सल्फाइड आदि जैसे पदार्थ केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से कोलाइडी सॉल नहीं बनते। इनके कोलाइडी सॉल को विशेष विधियों से ही बनाया जाता है। ऐसे सॉल द्रव विरागी सॉल कहलाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। आप द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइडों के बारे में अपनी अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बहुआण्विक कोलाइड के बारे में। विलीन करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर पुंज जैसा एक स्पीशीज बनाते हैं जिसका आकार कोलाइडी सीमा में होता है। यहाँ पर कोलाइडी सीमा में जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इस प्रकार प्राप्त स्पीशीज बहुआण्विक कोलाइडी कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं वृहदाण्विक कोलाइड। वृहदाणु उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें वृहदाणुओं का आकार कोलाइडी सीमा में होता है। ऐसे निकाय वृहदाण्विक कोलाइड कहलाते हैं।
ये कोलाइड बहुत स्थायी होते हैं। आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं सहचारी कोलाइड, जिसे मिसेल भी कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघटय के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि मिसेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हम आगे और बात करने वाले हैं। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं, एवं सांद्रता एक निश्चित से अधिक होती है, जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में जाना और आखिरी में हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से इन सब चीजों को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोलाइड बनाना के बारे में जानेंगे। आखिरी में हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और विद्युत सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं अपने पहले विषय विद्युत ऊर्जा के साथ। तो आइए सबसे पहले विद्युत ऊर्जा की परिभाषा जानते हैं। दोस्तों, एक निश्चित समय के लिए परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ईएमएफ के स्रोत द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि ये कार्य कितना होता है। तो जैसा कि हम ओम के नियम से लिख सकते हैं कि V बराबर होगा I गुणा R, जबकि विद्युत धारा I बराबर होती है Q बटे T के, या फिर इसे लिख सकते हैं कि Q बराबर होगा I गुणा T। तो दोस्तों, यहाँ पर किया गया कार्य W बराबर होगा बैटरी द्वारा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र यानी E के, जो होता है विभव V गुणा आवेश। तो यहाँ पर Q का मान अगर हम रखें तो कार्य W बराबर होगा V गुणा I गुणा T। दोस्तों, जब किसी परिपथ में ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित की जाती है तो वो इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में ली जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के अंदर गति करना शुरू कर देते हैं। अब प्रतिरोध से गति करते समय इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध में उपस्थित आयन तथा परमाणु के साथ टकराते रहते हैं। इसी टकराव की वजह से आयन और परमाणु प्रतिरोध में हिलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और बहुत ही जल्द प्रतिरोध गर्म हो जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि किसी भी परिपथ को बहुत लंबे समय के लिए चालू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध गर्म होकर परिपथ को नष्ट कर सकता है। खैर, जैसा कि हमने कहा कि ये ऊष्मा का बनना मुख्यतः परिपथ के द्वारा ली गई विद्युत ऊर्जा की वजह से होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होगी V गुणा I गुणा T के,
और अगर ओम के नियम की मदद से यहाँ V का मान रखें तो समीकरण बन जाएगी H बराबर आई आर गुणा आई टी, या H बराबर होगा I की घात 2 R T के। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। आइए अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे विषय विद्युत शक्ति की तरफ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ईएमएफ के स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। यानी विद्युत शक्ति P बराबर होती है किए गए कार्य अर्थात W बटे समय यानी T के। और यहाँ कार्य को लिख सकते हैं V गुणा I गुणा T, यानी शक्ति P बराबर होगी V गुणा I के। अब अगर इसी में हम ओम के नियम की मदद से V का मान IR रखें तो P बराबर होगा I की घात 2 गुणा R के। या फिर अगर हम I का मान V बटे R यहाँ पर रखें तो P बराबर होगा V की घात 2 बटे R के। दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। आइए अब बढ़ते हैं अगले विषय विद्युत सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध की ओर। तो दोस्तों विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ऐसा करने के लिए सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक आवेशित और दूसरा ऋणात्मक आवेशित। धनात्मक आवेशित टर्मिनल को कैथोड भी कहते हैं, जिसे यहाँ हरे रंग से दिखाया गया है, जबकि ऋणात्मक आवेशित टर्मिनल को एनोड कहा जाता है, जो लाल रंग से दिखाया गया है। दोस्तों टर्मिनल के असमान होने की वजह से टर्मिनल के बीच एक विभवांतर बन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होते हैं। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर से प्रवाहित ना हो पाए, इसके लिए दोनों टर्मिनल के बीच एक विद्युत अपघट्य पदार्थ लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करता है। और इसी पदार्थ की वजह से मिलने वाले प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसके अलावा दोनों टर्मिनल के बीच बनने वाले विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कहा जाता है, जो किसी सेल के द्वारा एक कूलाम आवेश को परिपथ में एक पूरा चक्कर करवाने के लिए दी गई ऊर्जा भी होती है, और इसीलिए ईएमएफ का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। आइए अब इनके परिपथ चिन्ह देखते हैं। तो दोस्तों एक सेल को परिपथ में कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। यहाँ पर लंबी लाइन सेल के धनात्मक और छोटी लाइन ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। और क्योंकि हर एक सेल के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसीलिए एक सेल को परिपथ में कुछ ऐसा दिखाया जाता है। यहाँ पर R सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। दोस्तों इसी आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विद्युत वाहक बल E का मान कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ इस परिपथ में सेल का ईएमएफ E है, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध R उपस्थित है, तो इस सेल की वजह से परिपथ में लगने वाला कुल विभव, जिसे यहाँ VBA से दिखाया गया है और जिसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, वह होता है V बराबर E घटा I गुणा R। किसी परिपथ में लगी विभव मापी टर्मिनल विभवांतर को मापती है, न कि सेल के ईएमएफ को। आइए अब इसी पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है 12 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 5 एम्पियर है, एक प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ के माध्यम से 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान क्या है? परिपथ बंद होने पर
बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ में एक बाह्य और एक आंतरिक प्रतिरोध उपस्थित है, जिसमें से हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया गया है और हमें बाह्य प्रतिरोध का मान निकालना है। इसके साथ ही हमें ईएमएफ दिया गया है जो 12 वोल्ट है, जबकि परिपथ के अंदर विद्युत धारा है 0.3 एम्पीयर और आंतरिक प्रतिरोध है 5 ओम। अब जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि परिपथ में कुल धारा निकालने के लिए हमें ईएमएफ को कुल प्रतिरोध से विभाजित करना पड़ेगा, यानी I बराबर होगा E/R जमा R। तो इस समीकरण का उपयोग कर हम बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा R बराबर E/I घटा R। अब इसमें सभी राशियों का मान रखने पर R आता है 35 ओम। और जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी की टर्मिनल वोल्टता निकालने के लिए हमें बैटरी के ईएमएफ में से आंतरिक प्रतिरोध की वजह से आई विभव में कमी को घटाना होगा, यानी V बराबर होगा E घटा I R, यानी 12 घटा 0.3 गुणा 5 जो आता है 10.5 वोल्ट। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने बात की विद्युत ऊर्जा की, जिसे लिखा जाता है E बराबर V गुणा I गुणा T। इसके बाद हमने जाना विद्युत शक्ति को, जो होती है P बराबर V गुणा I। और अंत में हमने बात की विद्युत सेल, EMF और आंतरिक प्रतिरोध की। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत सेल का संयोजन और किरचॉफ के नियम की। तब तक के लिए गुड बाय। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे?
हाँ, चचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ, लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सब चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मिठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।